राजस्थान की तपती सड़कों पर दौड़ते इन ट्रकों के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ ट्रक की खड़खड़ाहट नहीं है, ये आवाज है मौत की दस्तक की। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी, उसका परिवार, उसकी मजबूरियां और उन सड़कों पर मंडराती खौफनाक परछाइयां, सब इस कहानी का हिस्सा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत से जुड़ा खौफ है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। लोग मुझे सड़क का पागल कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मजबूरी का बंदा हूं। मेरा नाम वहीद है। पसीने से भीगी हुई हथेलियां और धूल में सनी हुई आंखें मेरी जिंदगी की पहचान है। लोग पूछते हैं, क्यों हर वक्त ट्रक के पीछे जान दांव पर लगाता है? लेकिन उन्हें कौन समझाए कि ये स्टीयरिंग ही मेरा रोजगार है, यही मेरी रोटी है और यही मेरे बच्चों का भविष्य। सुबह जब मैं अपने गांव के छोटे से कच्चे मकान से निकलता हूं, तो नसीमा, मेरी बीवी, दरवाजे पर खड़ी होती है। उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती हैं। वो चाहती है कि मैं पास बैठकर बच्चों के साथ दो रोटी खा लूं, मगर पेट की आग और कर्ज का बोझ मुझे सड़क पर खींच ले जाता है। मेरे दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी सबा, जो 10 साल की है और हमेशा अपनी मां की मदद करती रहती है, और छोटा बेटा आरिफ, जिसकी खिलखिलाहट अब मुझे कम ही सुनाई देती है, क्योंकि मैं हमेशा सफर में होता हूं। उस सुबह जब मैं निकल रहा था, नसीमा ने मेरा हाथ थामा और बोली, वहीद, कब तक यूं ही सड़कों पर जान दांव पर लगाता रहेगा? कभी बच्चों के साथ बैठने का वक्त नहीं मिलता। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कह सका, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तेरे आंचल में अनाज का एक दाना भी नहीं आएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, रोटी से ज्यादा हमें तेरी जरूरत है। ये बात सुनकर मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। सड़क पर निकलते ही धूप का कहर शुरू हो गया। राजस्थान की तपती जमीन पर चलना जैसे आग के दरिया में उतरना है। मेरे साथ मेरा खलासी रामकिशन था, जो हिंदू है मगर मेरे लिए भाई से बढ़कर है। हम दोनों साथ बैठे और सफर शुरू किया। उसने चाय का थर्मस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई, घर में फिर झगड़ा हुआ क्या? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, झगड़ा नहीं, मगर नसीमा के चेहरे पर हमेशा इंतजार की परछाई रहती है। रामकिशन बोला, हम सबकी हालत एक जैसी है। सड़क हमारे लिए मंदिर भी है, मस्जिद भी और कब्र भी। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकली। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके। वहां कई और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। सबकी बातें एक जैसी, पुलिस का डर, ट्रांसपोर्ट वालों की लूट और घर वालों की परेशानियां। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, भाई लोग, ये सड़क अब सड़क नहीं रही, ये तो मौत का मैदान बन गई है। पुलिस वाले हर नाके पर खड़े रहते हैं, जैसे शेर शिकार ढूंढ रहा हो। दूसरा बोला, और ऊपर से सिंह ट्रांसपोर्ट वालों का आतंक। उनकी गाड़ियां बिना रोके निकल जाती हैं, बाकी हम जैसे बेचारे लुटते रहते हैं। मैंने चुपचाप ये बातें सुनी। मेरे दिल में डर भी था और गुस्सा भी। ढाबे से निकलते ही मैंने नसीमा को फोन मिलाया। उधर से उसकी टूटी हुई आवाज आई, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की किताबें लेनी हैं और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। मैंने जेब टटोली, उसमें बस कुछ 100 ही बचे थे। मैंने कहा, नसीमा, अभी तो रास्ते से कुछ भेज नहीं सकता। जैसे ही माल उतारूंगा और पैसा मिलेगा, भेज दूंगा। उसने आह भरकर कहा, तेरे बिना ये घर सूना है वहीद। बच्चे हर रात तुझे ढूंढते हैं। उसकी आवाज ने मेरा सीना छलनी कर दिया। रामकिशन ने मेरी ओर देखा और बोला, भाई, तेरी बीवी सच कह रही है, हम सड़क के गुलाम बन गए हैं। मैंने सख्ती से कहा, रामकिशन, गुलाम नहीं, मजबूर। रात होने लगी। सड़क पर वीरानी थी। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस यही सोच रहा था कि जिंदगी कब तक ऐसे ही चलेगी। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। मैं चौंक गया। सड़क सुनसान थी। रामकिशन ने डर कर कहा, भाई, ये कैसा शोर था? मैंने बाहर झांका, मगर कुछ नहीं दिखा। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीर रही थीं, मगर सामने सिर्फ खाली सड़क थी। मैंने फिर स्टीयरिंग पर ध्यान लगाया, लेकिन तभी सड़क के किनारे मैंने एक परछाई देखी। एक औरत, खून से लथपथ,
बिखरे बाल और आंखों में आंसू। मेरे हाथ कांप गए। ब्रेक दबाया, ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। मैं नीचे उतरा। वो औरत वहीं खड़ी थी। जैसे ही मैं पास गया, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा खून हुआ है, इंसाफ दिलाओ। रामकिशन चीख पड़ा, भाई मत जा उसके पास, ये कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं पत्थर की तरह उस औरत को देखता रह गया। उसकी आंखों में इतनी पीड़ा थी कि मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगीं। अचानक तेज हवा चली और वो औरत गायब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी सांसें तेज थीं, माथे से पसीना टपक रहा था। रामकिशन ने मुझे उठाते हुए कहा, भाई ये क्या था, इंसान था या भूत? मैंने कांपती आवाज में कहा, रामकिशन, जो भी था, उसने मुझे इंसाफ मांगते हुए आवाज दी है। उस पल मुझे लगा कि मेरा सफर अब सिर्फ रोटी कमाने का नहीं रहा। अब ये रास्ता मुझे एक अंधेरे राज की तरफ खींच रहा है। उस रात की घटना ने मेरा कलेजा हिला दिया था। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ रहा था, मगर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। रामकिशन बार बार कह रहा था, भाई ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। मैं चुप रहा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर वो औरत क्यों मेरे सामने आई, उसका दर्द क्यों मेरी आंखों में उतर आया। सुबह होते ही हम अजमेर पहुंचे। वहां माल उतारना था। ट्रक यार्ड में पहुंचे तो देखा, दर्जनों ट्रक लाइन में खड़े थे। हर तरफ धूल, पसीने और शोर का आलम। ड्राइवरों की भीड़, क्लीनरों की गाली गलौच और दलालों का हंगामा। माल उतारते उतारते आधा दिन निकल गया। जेब में कुछ पैसे आए तो मैंने सबसे पहले नसीमा को भेजे। फोन लगाया, उधर से बच्चों की आवाज आई। सबा बोली, अब्बू कब आओगे, स्कूल की किताबें नहीं मिली अभी तक। मैंने गला साफ किया और कहा, बेटी किताबें जरूर मिलेंगी, मैं जल्दी आऊंगा। उसकी मासूम आवाज ने मेरी आंखें भर दी। रामकिशन ने सुना तो बोला, भाई हम चाहे कितनी भी दूर हों, हमारा घर ही हमें पकड़कर खड़ा कर देता है। मैंने सिर झुकाकर कहा, घर मेरा सबसे बड़ा बोझ भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। शाम होते ही हम फिर से निकले। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीने रुके। वहां बैठे ड्राइवर आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कान लगाए तो सुना है सिंहा ट्रांसपोर्ट वालों का नया खेल शुरू हो गया है। उनकी गाड़ियां रात में सीधी निकल जाती हैं, पुलिस उनको सलाम ठोकती है और हमसे हर नाके पर वसूली करती है। दूसरा ड्राइवर बोला, औरत को कुचलने वाली घटना भी उसी ट्रक की थी। सब जानते हैं, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर मेरी रगों में खून खौल गया। वही घटना, वही औरत। अब साफ हो गया कि उस खून का रिश्ता सिंह ट्रांसपोर्ट से है। रामकिशन ने धीरे से कहा, भाई तू फिर सोच में डूब गया। मैंने उसे घूर कर देखा और बोला, रामकिशन, अब ये सफर पहले जैसा नहीं रहेगा। ये औरत मुझे चैन से नहीं जीने देगी। रात होते ही फिर वही हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने धुंध छा गई। सन्नाटे में अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से चीखने की आवाज आई। रामकिशन डर से कांप गया। भाई इसे बंद कर। मैंने रेडियो बंद किया, मगर आवाजें अब सीधे मेरे कानों में गूंजने लगीं। मैंने शीशे से बाहर झांका। वो औरत फिर सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें सुर्ख, होंठ कांप रहे थे और कपड़े खून से भीगे हुए। वो हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा कर रही थी। मैं ट्रक रोककर नीचे उतर आया। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ते गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा खून हुआ है, इंसाफ दिलाओ। मैंने पूछा, किसने किया ये सब? वो औरत रोते रोते बोली, सिंह ट्रांसपोर्ट। ये कहते ही उसकी चीख आसमान में गूंज गई और वो गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रामकिशन ने मुझे संभाला। मैंने कांपते हुए कहा, रामकिशन, अब साफ हो गया। ये आत्मा इंसाफ चाहती है और उसका गुनहगार वही सिंह ट्रांसपोर्ट है। रामकिशन बोला, भाई ये बहुत बड़ा खेल है। पुलिस, नेता और गुंडे सब उनके साथ हैं। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हो सकता है मैं अकेला हूं, मगर अब ये रास्ता मेरी किस्मत है। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रहा, अब मैं उस औरत का गवाह बन गया था। उस रात की घटना ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया था। सिंह ट्रांसपोर्ट का नाम मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। सड़क पर ट्रक दौड़ रहा था।
मगर मेरे सीने में अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग पकड़ते हुए सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि किसी अदृश्य सच्चाई की तरफ खींचा जा रहा हूं। सुबह का उजाला फैल चुका था। रास्ते में एक पुलिस चौकी आई। हमें रुकना पड़ा। पुलिस वालों ने कागज मांगे और फिर वही गंदा खेल, चाय पानी का इंतजाम करो वरना गाड़ी खड़ी रहेगी। मैंने 1,000 रुपए निकाल कर दिए। रामकिशन बुदबुदाया, भाई, तू तो हर जगह पिसता रहता है। घर से कर्जा, रास्ते में पुलिस और अब ऊपर से ये आत्मा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, रामकिशन, जिंदगी का पहिया ऐसा ही है। अगर घुमाना बंद कर दूं तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा। चौकी से निकलने के बाद मैंने फोन निकाला। नसीमा का मिस्ड कॉल था। तुरंत मिलाया तो उसने थकी हुई आवाज में कहा, वहीद, राशन का उधार बढ़ गया है। दुकान वाला कह रहा था अगली बार बिना पैसे कुछ नहीं देगा। बच्चों की फीस भी अगले हफ्ते भरनी है। मैं चुप रहा। जवाब देने के लिए लफ्ज नहीं मिले। आखिरकार मैंने कहा, मैं पैसे भेज दूंगा इंशाअल्लाह, बस तुम हिम्मत रखना। उधर से सन्नाटा रहा, जैसे वो भी मेरी मजबूरी समझ गई हो। रास्ता लंबा था। धूप सिर पर आग बरसा रही थी। मैंने आंखें मींची तो अचानक वही औरत का चेहरा सामने आ गया। उसकी चीख, उसका खून और उसका नामहीन दर्द। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, तू कब से चुप है? मैंने होंठ भींचकर कहा, रामकिशन, उस औरत ने साफ कहा था, सिंह ट्रांसपोर्ट। अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइविंग नहीं कर रहा, अब मैं उसका गवाह हूं। रामकिशन घबरा कर बोला, ये रास्ता तेरे लिए खतरनाक होगा। पुलिस भी उनके साथ है, नेता भी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ा और कहा, खतरे से भागने वाला ड्राइवर सड़क का आदमी नहीं होता। रात होते होते हम नागौर के पास पहुंचे। सड़क वीरान थी। ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक धुंध को चीर रही थीं। अचानक सामने एक परछाई लहराई। मैंने ब्रेक दबाया तो देखा, वही औरत खड़ी है। इस बार उसके हाथ में खून से भीगा दुपट्टा था। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरे पास वक्त कम है। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई मत जा, ये मौत है। मगर मेरे कदम अपने आप बढ़ गए। औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, सच उजागर करो वरना तू भी मेरे साथ यहीं अटक जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे करूं? मैं तो एक साधारण ड्राइवर हूं। उसने जवाब दिया, तू देखेगा, तुझे रास्ते मिलेंगे। इतना कहते ही तेज आंधी चली और वो गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा रामकिशन मुझे झकझोर रहा था। उसने घबरा कर कहा, भाई, अब ये खेल छोड़ दे वरना तू भी नहीं बचेगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामकिशन, अब लौटना मुमकिन नहीं। अब ये रास्ता मेरी जिंदगी का सच बन गया है। ट्रक फिर से सड़क पर चल पड़ा, मगर अब इंजन की घर्राहट में भी मुझे वही चीखें सुनाई देती थीं। मुझे लग रहा था जैसे हर मोड़, हर ढाबा, हर नाका मुझे उसी सच्चाई के करीब खींच रहा है जहां सिंह ट्रांसपोर्ट का असली चेहरा छिपा है। और मैं जानता था, अब पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। रात और दिन अब मेरे लिए एक जैसे हो गए थे। सड़क पर हर मोड़, हर ढाबा, हर वीरान चौकी मुझे उसी आत्मा की याद दिला रहा था। रामकिशन बार बार कहता, भाई, ये रास्ता अब तेरे लिए खतरनाक है। मैं चुप रहा। अंदर ही अंदर मुझे पता था, यह खतरा सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। मेरे डर, मेरे सवाल और मेरी फैमिली की परेशानियां सब एक साथ मुझे दबा रहे थे। सवेरे नागौर के पास एक पेट्रोल पंप पर रुके। वहां खड़े ड्राइवरों की आंखों में वही थकान और डर था जो हम दोनों में था। मैंने रामकिशन से कहा, देखो, ये सड़क केवल ट्रक चलाने वालों का नहीं, ये हर इंसान के डर का आईना है। रामकिशन हंसा, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। पेट्रोल पंप के मालिक ने हमारे पास आते हुए कहा, भाई सुनो, रात में सिंहा ट्रांसपोर्ट का ट्रक गया। किसी ड्राइवर ने देखा कि उनका ट्रक फिर से गलत काम कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल धड़क उठा। वही ट्रक, वही औरत, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम गया। रामकिशन ने फुसफुसाया, भाई, अब ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये उस औरत का मामला है। मैंने सिर झुकाया। अंदर ही अंदर डर और गुस्सा दोनों मिल रहे थे। शाम को जब हम सड़क पर थे, अचानक पीछे से तेज हॉर्न की आवाज आई। मैं पलटा तो देखा,
सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक दबाया और साइड में खड़ा हो गया। रामकिशन चीखा, भाई, बचा लो! लेकिन ट्रक हमारी ओर आते हुए अचानक गायब हो गया, जैसे वो धुंध में घुल गया हो। मैंने आंखें बंद की। मेरे दिमाग में सिर्फ वही औरत थी, उसकी चीख, उसका दर्द और उसके लिए मेरी जिम्मेदारी। रामकिशन बोला, भाई, अब हमें कोई राह दिखाना पड़ेगा। पुलिस और ट्रांसपोर्ट दोनों हमारे खिलाफ हैं। मैंने कहा, हमारी राह बस एक ही है, सच का पीछा करना, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। रात को जब हम एक सुनसान ढाबे पर रुके, मैंने मोबाइल निकाला। नसीमा का मिस्ड कॉल आया। फोन किया तो उसने कहा, वहीद, बच्चे हर रात तुझे ढूंढते हैं। मैं नहीं जानती कब तक उनका इंतजार कर पाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, नसीमा, घर का सारा ध्यान तुम रखो। मैं रास्ते से लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन मुझे पता था, अब मैं सिर्फ घर के लिए नहीं, उस औरत के लिए भी लड़ रहा हूं। उसका इंसाफ मेरे हाथ में है। रात की हवा तेज थी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीर रही थीं। अचानक सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों में खून का दुपट्टा। वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी और धीरे से कहा, सच दिखा दो, या तुझे भी मेरे जैसे रास्तों में खो जाना होगा। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीख पड़ा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। मैं जानता था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। ट्रक फिर सड़क पर चल पड़ा, मगर अब हर मोड़ पर मैं उसे देखता था। अब मेरा सफर सिर्फ रोटी कमाने का नहीं, बल्कि उस आत्मा की आवाज का पालन करने का था। रातें अब मेरे लिए चैन की नहीं रहीं। सड़क की खामोशी, हवा की सरसराहट, ट्रक का इंजन और वही औरत, सब कुछ मेरी नींद चुराता जा रहा था। रामकिशन बार बार कहता, भाई, ये सब हमारे बस की बात नहीं, पीछे हट जाओ। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब मैं केवल ट्रक ड्राइविंग नहीं कर रहा था, अब मैं उस औरत की आवाज का वकील बन चुका था। सवेरे को हम जोधपुर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता लंबा और वीरान था। धूप तेज थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी ठंडक थी। घर की यादें बार बार लौट रही थीं। नसीमा की आंखों में चिंता, बच्चों की मासूम हंसी और उनका इंतजार। रामकिशन बोला, भाई, घर के बिना यह सफर इतना भारी लगता है। मैंने कहा, रामकिशन, घर ही तो है जो हमें सहारा देता है। मगर अब मेरा काम सिर्फ घर के लिए नहीं, उस आत्मा के लिए भी है। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीते समय मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का एक नया ट्रक आगे निकल गया है। मेरे सीने में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आए। रामकिशन ने पूछा, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने धीरे से कहा, अब हमें सच उजागर करना है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। शाम को जब हम अजमेर की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक सड़क पर वही अजीब धुंध छा गई। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में धंस गई। रामकिशन डरते हुए बोला, भाई, इसे देखो, धुंध बहुत तेज है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। तभी मैंने देखा, वही औरत सामने खड़ी है। इस बार उसने हाथ उठाकर इशारा किया और उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थे। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। रामकिशन चीखा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। तभी अचानक दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, रामकिशन, अब यह सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब यह सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने बोला, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं, घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, मैं जल्दी आऊंगा, पहले मैं इस सच्चाई का पीछा करूंगा। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच दिखाओ या फिर हमेशा डर के साथ रहो। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं था।
मैं उस औरत का इंसाफ लाना ही था। अब मेरा हर सफर डर और उम्मीद दोनों का मिश्रण बन गया था। राजस्थान की सड़कें अब केवल धूल और धूप से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति के डर से भी भरी हुई लग रही थीं। रामकिशन बार बार कहता, भाई, इसे छोड़ दो, कहीं ये सब हमारी जिंदगी ही ना छीन ले। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब ये सिर्फ ट्रक ड्राइविंग का सवाल नहीं था, ये उस आत्मा की आवाज का सवाल था। सुबह हम बीकानेर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते पर धूल के बादल और तेज धूप ने मेरी आंखों को छुभा दिया। घर की यादें बार बार लौट रही थीं। नसीमा की चिंतित आंखें, बच्चों की मासूम हंसी। मैंने रामकिशन से कहा, भाई, घर ही तो है जो हमें खड़ा करता है, मगर अब मैं उस आत्मा के लिए भी लड़ रहा हूं। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीते समय मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का नया ट्रक हमारे पीछे से गुजर गया। मेरी रगों में खून खौल गया। रामकिशन ने पूछा, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने धीरे से कहा, अब हमें सच उजागर करना है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। रात होते होते हम जैसलमेर के पास पहुंचे। सड़क सुनसान थी, धुंध फैली हुई थी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में घुल रही थीं। तभी मैंने देखा, वही औरत सामने खड़ी है। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे संभाला। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, रामकिशन, अब यह सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब यह सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने बोला, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं, घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, मैं जल्दी आऊंगा, पहले मैं इस सच्चाई का पीछा करूंगा। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच दिखाओ या फिर हमेशा डर के साथ रहो। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं था, मैं उस औरत का इंसाफ लाना ही था। रात का सन्नाटा, सड़क की वीरानी, ट्रक की खड़खड़ाहट और वो आत्मा, सब मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे कभी अलग ना हो। मैं जानता था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। मैं वहीद, हर दिन, हर रात अब मेरे लिए एक नई लड़ाई बन गई थी। सड़कें वीरान नहीं थीं, बल्कि उन पर छिपे खतरे और अज्ञात शक्तियों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। रामकिशन बार बार कहता, भाई, ये रास्ता अब तेरे बस का नहीं है। मैं चुप रहा। मैं जानता था कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। अब यह सफर केवल ट्रक ड्राइविंग का नहीं, बल्कि उस आत्मा के इंसाफ का सफर बन चुका था। सुबह हम जैसलमेर की तरफ बढ़ रहे थे। धूप तेज थी और हवा में धूल के बादल। मैं सोच रहा था कि नसीमा और बच्चों की हालत कैसी होगी। फोन पर उन्होंने अपनी चिंता जताई थी। राशन, बिजली का बिल, बच्चों की किताबें। मैंने रामकिशन से कहा, भाई, घर ही हमारी ताकत है, मगर अब मुझे उस आत्मा की आवाज का भी पालन करना है। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीते समय मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का एक नया ट्रक हमारे पीछे से गुजर गया। मेरे दिल में गुस्सा उमड़ गया। रामकिशन ने पूछा, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, अब हमें सच उजागर करना है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। रात होने लगी। सड़क वीरान थी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में धंस गई थीं। तभी मैंने देखा, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम अपने आप उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई।
वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे संभाला। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, भाई, अब ये सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब ये सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने बोला, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं, घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, मैं जल्दी आऊंगा, पहले मैं इस सच्चाई का पीछा करूंगा। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच दिखाओ या फिर हमेशा डर के साथ रहो। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उस औरत का इंसाफ लाना ही था। रात का सन्नाटा, सड़क की वीरानी, ट्रक की खड़खड़ाहट और वो आत्मा, सब मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे कभी अलग ना हो। मैं जानता था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। अब मेरी जिंदगी का हर पल डर और जवाबदेही से भरा था। सड़कें सिर्फ धूल और धूप से नहीं, बल्कि उन छुपी हुई ताकतों और आत्माओं से डराती थीं। रामकिशन बार बार कहता, भाई, ये रास्ता अब तेरे बस का नहीं। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब ये सफर सिर्फ ट्रक ड्राइविंग का नहीं रहा, बल्कि उस आत्मा की आवाज का पालन करने का सफर बन गया था। सुबह हम बीकानेर की तरफ बढ़ रहे थे। धूप तेज थी और रास्ता लंबा। मेरा दिल घर की यादों और बच्चों की मासूम हंसी से भरा था। नसीमा की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी। राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई। मैंने रामकिशन से कहा, भाई, घर ही हमारी ताकत है, लेकिन अब मुझे उस आत्मा की आवाज का भी पालन करना है। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके। वहां बैठे ड्राइवरों से मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का नया ट्रक फिर से किसी गलत काम में लिप्त था। मेरा दिल डर और गुस्से से भर गया। रामकिशन बोला, भाई, अब सच दिखाना कितना मुश्किल होगा। मैंने कहा, मुश्किल? मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ये सफर अब मेरे हाथ में है। रात होने लगी। सड़क सुनसान थी। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध में खो गईं। तभी मैंने देखा, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों ही उभर रहे थे। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम अपने आप उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे संभाला। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, भाई, अब यह सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब यह सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने बोला, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं, घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, मैं जल्दी आऊंगा, पहले मैं इस सच्चाई का पीछा करूंगा। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच दिखाओ या फिर हमेशा डर के साथ रहो। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उस औरत का इंसाफ लाना ही था। रात का सन्नाटा, सड़क की वीरानी, ट्रक की खड़खड़ाहट और वो आत्मा, सब मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे कभी अलग ना हो। मैं जानता था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। अब मेरी जिंदगी सड़क, डर और जिम्मेदारी के बीच फंस गई थी। हर मोड़, हर ढाबा, हर चौकी मुझे उसी आत्मा की याद दिला रहा था। रामकिशन बार बार कहता, भाई, ये रास्ता अब तेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब यह सफर सिर्फ ट्रक चलाने का नहीं रहा, बल्कि उस आत्मा की आवाज का पालन करने का सफर बन गया था। जैसलमेर की तरफ बढ़ रहे थे। धूप तेज थी और धूल की गर्मी हमारी त्वचा को चुभ रही थी। मेरे मन में घर की यादें बार बार लौट रही थीं। नसीमा की चिंता, बच्चों की मासूम हंसी और उनका इंतजार। रामकिशन बोला, भाई, घर के बिना यह सफर बहुत भारी लगता है। मैंने कहा,
घर ही हमारी ताकत है, मगर अब मुझे उस आत्मा की आवाज का भी पालन करना है। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके। वहां कई और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का एक नया ट्रक फिर से किसी गंदी घटना में लिप्त था। मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों उमड़ गए। रात होते होते हम एक वीरान सड़क पर पहुंचे। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध में खो गईं। तभी मैंने देखा, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम अपने आप उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे संभाला। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, भाई, अब ये सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब ये सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने कहा, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं। घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, मैं जल्दी आऊंगा। पहले मैं इस सच्चाई का पीछा करूंगा। रामकिशन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो सच दिखाओ या फिर हमेशा डर के साथ रहो। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उस औरत का इंसाफ लाना ही था। रात का सन्नाटा, सड़क की वीरानी, ट्रक की खड़खड़ाहट और वो आत्मा, सब मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे कभी अलग ना हो। मैं जानता था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। अब मेरी जिंदगी और सफर का आखिरी पड़ाव आ गया था। हर मोड़, हर ढाबा, हर चौकी और वो आत्मा, सब मेरे दिल और दिमाग में उतर चुके थे। रामकिशन बार बार कहता, भाई, अब ये सफर खत्म करो। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब ये सिर्फ ट्रक ड्राइविंग का सफर नहीं था, बल्कि उस आत्मा के इंसाफ का आखिरी मौका था। सुबह हम बीकानेर की तरफ बढ़ रहे थे। धूप तेज थी और हवा में धूल की गर्मी थी। मैं सोच रहा था, घर में नसीमा और बच्चे अब कैसे हैं? उनके इंतजार और मेरी जिम्मेदारी ने मेरे कदम तेज कर दिए। रामकिशन बोला, भाई, अब सच सामने लाना ही तेरा काम है। मैंने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके। वहां कई और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने सुना कि सिंह ट्रांसपोर्ट का नया ट्रक किसी और जगह पर घात लगाए हुए था। मेरा दिल डर और गुस्से से भर गया। रात होते होते हम एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध में खो गईं। तभी मैंने देखा, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। वो बोली, सच दिखा दो, वरना तुम भी मेरे जैसी आत्मा बन जाओगे। मैं ट्रक से उतर आया। रामकिशन चीखा, भाई, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मेरे कदम अपने आप उसके पास बढ़ गए। मैंने पूछा, कैसे करूं? मैं अकेला हूं। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। वही सिंह ट्रांसपोर्ट का ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक तेजी से साइड में खड़ा किया। रामकिशन ने हाथ पकड़कर मुझे संभाला। ट्रक हमारे पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। रामकिशन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा, भाई, अब ये सफर सिर्फ ट्रक और पैसे का नहीं रहा। अब ये सच की लड़ाई है और मैं हार नहीं सकता। रात में जब हम सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुके, मैंने नसीमा को कॉल किया। उसने कहा, वहीद, बच्चे रात भर तुझे ढूंढते रहते हैं। घर बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, नसीमा, अब मैं आ रहा हूं। पहले मैं इस सच का पीछा करूंगा। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और सिंह ट्रांसपोर्ट के ट्रक का पीछा किया। सड़क के मोड़ और अंधेरे में मैंने देखा कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। पुलिस, नेता और गुंडे, सबकी ताकत अब मेरी हिम्मत के सामने कुछ भी नहीं थी। अंत में उस आत्मा की चीख के पीछे छुपा सच उजागर हुआ। सिंह ट्रांसपोर्ट के सभी अपराध और गलत काम सामने आए।
लोग चौंक गए और वही आत्मा अब शांत दिखी। उसने मेरी तरफ देखा जैसे धन्यवाद कह रही हो, फिर गायब हो गई। मैंने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। रामकिशन ने कहा, भाई, आखिरकार सच सामने आ गया। मैंने सिर हिलाया। घर और आत्मा दोनों का इंसाफ हुआ। अब मैं जानता था, सच्चाई और हिम्मत का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो पीछे नहीं हटता। सड़क अब भी सुनसान थी, लेकिन मेरे दिल में अब शांति थी। नसीमा और बच्चों की यादें, ट्रक की खड़खड़ाहट और वो आत्मा सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। मैं जानता था कि अब पीछे लौटना नामुमकिन है, मगर डर के बजाय अब सिर्फ हिम्मत और इंसाफ साथ थे।